क्लास 7 की सोशल स्टडी को हम पढ़ेंगे। उससे पहले क्लास के दौरान मतलब क्लास के अंदर हमने फिजिकल वीदरिंग को पढ़ा था और साथ में केमिकल वीदरिंग को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वीदरिंग। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, आप सब अपनी बुक्स खोलें और पेज नंबर 14 पे जाएं, जिसकी आज हम पहले रीडिंग करेंगे, फिर उसके जो है ना एक्सप्लेन करेंगे कि बायोलॉजिकल वीदरिंग किसे कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हयातियाती फरसुदगी मतलब बायोलॉजिकल वीदरिंग। चट्टानें न सिर्फ मैकेनिकी और कीमियाई अमल से टूटती हैं, बल्कि इंसान, कीड़े और नबातात भी चट्टानों की फरसुदगी में बेहद अहम किरदार अदा करते हैं। हयातियाती फरसुदगी के मंदरजा झैल वजूहात हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल वीदरिंग। चट्टानें न सिर्फ मैकेनिकी और केमियाई अमल से टूटती हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि मैकेनिकी अम्ल फरसुदगी किस तरह होती है और केमियाई अम्ल फरसुदगी बच्चों किस तरह होती है। ये क्लास के दौरान भी हमने पढ़ा था और हम पढ़ चुके थे। बल्कि इंसान मतलब हम खुद, कीड़े और नबातात भी चट्टानों की फरसुदगी में बेहद अहम किरदार अदा करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कीमियाई अम्ल फरसुदगी की वजह से चट्टानें टूट जाती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कीमियाई के अलावा मैकेनिकी अंदाज में भी चट्टानें टूट जाती हैं। इसके अलावा इंसान, कीड़े मकोड़े और नबातात भी क्या करते हैं, चट्टानों की अम्ल फरसुदगी में अहम किरदार अदा करते हैं, मतलब उनके टूटने के अमल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब हयातियाती फरसुदगी मंदरजा झैल वजूहात से होती है या मंदरजा झैल वजूहात की बिना पर होती है, जिसमें सबसे पहले आपके बुक में लिखा गया है कि एनिमल्स एंड इंसेक्ट, जानवर और कीड़े। अब जानवर और कीड़े किस तरह अम्ल फरसुदगी का सबब बन जाती हैं, हम इसको पढ़ते हैं। ऐसे जानवर जो अपनी रिहाइशगाह के लिए बल्क होते हैं, मतलब ऐसे वो जानवर जो कि अपनी रिहाइशगाह मतलब अपने लिए घर जब बनाते हैं या घर वगैरह तामीर करते हैं या अपने लिए घर खोदते हैं या सुराख खोदते हैं, तो क्या करते हैं, चट्टानों को कमजोर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब वो सुराख करते हैं या सुराख खोदते हैं या अपने लिए बल्क होते हैं, तो इसी दौरान वो उसमें जो साथ में उसके मौजूद चट्टानें होती हैं उसे अंदर से खोखला कर देते हैं, मतलब भारी कर देते हैं या उसे कमजोर कर देते हैं। इनमें ज्यादातर किसका अमल दखल होता है, चूहे का होता है। चुंटियां, सांप, खरगोश वगैरह वगैरह काबिले जिक्र हैं। ये जानवर क्या करते हैं, अपने लिए जब बल्क होते हैं, रिहाइशगाह बनाते हैं, तो इसी दौरान वो मुख्तलिफ सुराहें खोदते हैं, जिसकी वजह से ऊपर जो उनके ऊपर मौजूद चट्टानें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। सो ये भी क्या है, ये किस चीज की एक किस्म है, ये हयातियाती अम्ल फरसुदगी की एक किस्म है या सबब है, जिसकी वजह से चट्टानें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। नंबर 2, नबातात, वेजिटेशन। अब कुदरती नबातात जो दरख्तों, झाड़ियों और दूसरे मुख्तलिफ पौधों की शक्ल में उगती हैं। हम अक्सर देखते रहते हैं कि पहाड़ों में, चट्टानों में अक्सर दरख्त वगैरह उग जाते हैं, मतलब निकल आ जाते हैं। जब ये निकल आ जाते हैं तो इनकी वजह से पहाड़ों में, चट्टानों में शगाफे वगैरह पड़ जाते हैं। जो ये दरख्त वगैरह बढ़ते जाते हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं अंदर मजबूत होती जाती हैं या फैलती जाती हैं। इस रिजल्ट क्या होगा, वहाँ के जो चट्टानों में शगाफ पड़े होते हैं वो एक्सपेंड होंगे, मतलब स्प्रेड होंगे, फैल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे, शगाफ और जो है ना बढ़ जाएंगे। जब शगाफ बढ़ेंगे तो उस वजह से क्या प्रोड्यूस होंगे, क्या बनेंगे, जिसकी वजह से अम्ल फरसुदगी का अमल होगा। और वो अमल किस चीज के नाम से जाना जाएगा, हयातियाती अम्ल फरसुदगी के नाम से जाना जाएगा। सो देखते हैं कि किस तरह उगती हैं चट्टानों को कमजोर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। जब दरख्त, झाड़ियाँ वगैरह पहाड़ों में या चट्टानों में उगते हैं और फैलते हैं और उनकी जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती जाती हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वहाँ की जो चट्टानें होंगी वो कमजोर से कमजोर होते जाएंगे। पौधों की जड़ें हमेशा बढ़ती रहती हैं। मैंने पहले कहा कि पौधों की जो रूट्स होती हैं वो फैलती रहती हैं, स्प्रेड होती रहती हैं ज़मीन के अंदर। अब ये चट्टानों के अंदर जब उग जाती हैं
तो वहाँ पर भी ये फैलती रहती हैं। अब जब ये फैलती रहती हैं तो चट्टान की जो चिरती हुई उनके गहरे शगाफ डालती है, मतलब उनमें शगाफ मतलब उनमें जो है ना सुराखें वगैरह जो है ना प्रोड्यूस कर देते हैं, पैदा कर देते हैं। जब नबातात के ज़्यादा होने की वजह से शगाफ चौड़े हो जाते हैं या होते हैं तो चट्टानें टूट फूट का शिकार होती हैं। जो ही नबातात बढ़ते रहते हैं, मतलब दरख्त की जो जड़ें वगैरह होती हैं वो एक्सपेंड होते रहते हैं, बढ़ोतरी करते रहते हैं, उसके साथ शगाफ वगैरह भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से टूट फूट का अमल हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हयातियाती अमले फरसूदी। ये किसकी वजह से हो गया? ये वेजिटेशन की वजह से हुआ। इसके बाद थर्ड की तरफ मुंह करते हैं, अमले कटाव मीन एरोजन। मीन एरोजन, एरोजन कैसे कहते हैं? अमले कटाव में चट्टानें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नहीं टूटती। एरोजन में जो चट्टानें होती हैं ये बिल्कुल मतलब दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होती, बल्कि इनके हजम में बतदरीज कमी आती है, मतलब इनकी वॉल्यूम में कमी आती रहती है। लेट सपोज ये हमारे साथ एक ढलवान है, स्लोप है, जब ऊपर से बारिशें होती हैं या जलजला आ जाता है या जलाबारी होती है या ग्लेशियर वगैरह या पानी वगैरह या हवाएं जो है ना इसके ऊपर चलती हैं, तो इसके ऊपर जो चट्टानें होती हैं या पत्थर जो होती हैं या मिट्टी वगैरह होती हैं वो जो है ना स्लाइड होती रहती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो नीचे गिरती हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? एरोजन कहते हैं। अब अम्ल कटाव में क्या होता है? चट्टानें बिल्कुल टूट फूट का शिकार नहीं होती, लेकिन उसके हजम मतलब उसका जो हजम होती है, वॉल्यूम जो होती है, उनमें कमी आ जाती है। अम्ल कटाव मुख्तलिफ अवामिल के ज़रिए चट्टानों के ज़रात से उनको अलहदा करता है और अम्ल फरसूदगी के बरअक्स दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देता है। अम्ल कटाव के अहम अवामिल बहता हुआ पानी, दरिया, हवा, ग्लेशियर और समुद्री लहरें हैं। इनकी वजह से अक्सर अम्ल कटाव का अमल वजूद में आता है या इनकी वजह से अक्सर अम्ल कटाव का जो प्रोसेस होता है वो हो जाता है या रोनुमा हो जाता है। ये किन की वजह से बच्चों? ये होता है पानी की वजह से। बहता हुआ पानी जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो अपने साथ कुछ कमज़ोर मवाद को अपने साथ बहता है, अपने साथ वो उड़ा के लेके जाता है या अपने साथ वो लेके चल जाता है। और साथ में दरिया, हवा, ग्लेशियर ये भी अम्ल कटाव के सबब में अहम किरदार अदा करते हैं। सो बच्चों ये हमारा टॉपिक था जिसको आज हमने पढ़ा, वो है हयातियाती अम्ल फरसूदगी। उससे पहले हमने कीमियाई अम्ल फरसूदगी पढ़ा था, उससे पहले मेकानिकी अम्ल फरसूदगी भी पढ़ा था। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़ें और घर में सुने और फिर जो है ना इसको रिटन फॉर्म पे अपने कापी पर लिखें और उसके बाद इसकी जो डिफिनीशंस है वो भी आप अपने साथ जहन में रख लें या उसे याद कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सुनेंगे और जानने और सुनने के साथ साथ इसे सीखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, वस्सलाम।